जय हिंद विद्यार्थियों। एग्रीकल्चर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में आजादी के समय कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ करता था? आजादी के समय, यह आंकड़ा आपको याद रखना है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय हम केवल 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करते थे। आजादी के समय हमारा खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 50 मिलियन टन हुआ करता था। जनसंख्या कितनी थी? इतना खाद्यान्न उत्पादन था, है ना? $50 मिलियन टन। और आजादी के समय जनसंख्या हमारी कितनी थी? लगभग 36 करोड़। इतने हम थे आजादी के समय। तो 36 करोड़ लोगों को 50 मिलियन टन अनाज उस समय उपलब्ध था। और अब आज की तारीख में हम कितने हैं? आज हम हैं 145 करोड़। खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 330 मिलियन टन। देखिए आप, क्या रेशियो वही है? पहले 36 करोड़ लोगों के लिए 50 मिलियन टन अनाज। जनसंख्या हो गई 36 करोड़ से बढ़ के 4 गुनी। ये 4 गुनी है ना? आंकड़ा सही 4 गुना है। और खाद्यान्न उत्पादन हो गया 6.5 गुने से ज्यादा। तो खाद्यान्न उत्पादन पहले ज्यादा हो रहा था या अब ज्यादा है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए आप, आज 145 का 2 गुना कर दो तो अभी 290 हो रहा है, और यहां कितना है? 330। इसका मतलब जस्ट डबल है। अगर इन दोनों का केवल संख्या देखो तो इस संख्या की तुलना में ये संख्या डबल से भी ज्यादा है ना? और यहां 36 करोड़ की तुलना में 50 1.5 ही गुना है। 1.5 गुना भी नहीं है, उससे भी कम है। ठीक है? तो इस आंकड़े से समझ में आ रहा है कि आजादी के समय हमारे पास वास्तव में खाद्यान्न की कमी थी। दूसरी बात एक और बड़ा महत्वपूर्ण, उस समय लोगों की डाइट भी ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे, मेहनत मजदूरी करते थे। पहले सेवा क्षेत्र में लोगों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था। पहले लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम कहां था? एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी बहुत कमी थी, एग्रीकल्चर ही मेन था। इसलिए लोगों की उस समय डाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ही ज्यादातर लोग रहते थे। शहरीकरण उतना हुआ नहीं था। आजादी के समय हमारा जो शहरीकरण था वो बहुत कम था। आज कितने % जनसंख्या शहरों में रह रही है? 31% 2011 में थी। 2011 में 31% जनसंख्या शहरों में थी, 69% जनसंख्या गांव में हुआ करती थी। अगर हम आज यही चीज देखें तो 2011 से 2024 13 साल बाद अंतर आया होगा, शहरीकरण और हुआ होगा। तो 31 की जगह 32-33% हो गई होगी आज शहरीकरण। या दूसरे शब्दों में कहें, 1/3 लोग शहरों में रहते हैं, 2/3 लोग गांव में रहते हैं। लेकिन आजादी के समय क्या था? आजादी के समय 20 और 80 का रेशियो हुआ करता था। 20% लोग शहरों में थे और 80% आबादी गांव में थी। यह था आजादी का आंकड़ा। तो ग्रामीण अंचल में लोगों की डाइट ज्यादा होती है। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि ग्रामीण अंचल में लोग सप्लीमेंट्री फूड कम लेते हैं, वो पूरी तरह से फूड ग्रेन पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की डाइट ज्यादा होती है। तो एक तो डाइट ज्यादा है, ऊपर से अनाज कम है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हुआ करता था। और इस संकट को बढ़ाने का काम किसने किया? 2 युद्धों ने, 62 का युद्ध और 65 का युद्ध। 62 में हमने चाइना से युद्ध किया और 65 में पाकिस्तान से युद्ध किया। इन 2 युद्धों ने हमारी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया। फिर आए दिन अकाल पड़ा करते थे।
अकाल भी बहुत होते थे हिंदुस्तान में, महामारियां, अकाल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी, जिससे जनता लगातार गरीब पे गरीब होती चली जा रही थी। ऐसे में अब पहली प्रायोरिटी हमारी क्या थी कि किसी तरह से हमारा अनाज उत्पादन बढ़ जाए। अनाज उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ऐसा क्या किया जाए कि अनाज में तेजी से वृद्धि होने लगे। तो उस समय हमारी चिंता इस बात को लेकर नहीं थी कि जो हम अनाज उत्पादन करेंगे उसके दुष्परिणाम क्या आएंगे। उस समय दुष्परिणाम नहीं, तो उस समय तक ये था कि पेट की भूख कैसे मिटाई जाए। तो ये वो समय था जब हमें किसी भी प्रकार से अनाज उत्पादन बढ़ाना था, ये देखे बिना कि उस उत्पादन के तरीके के साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये सब हमने नहीं जाना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 45 में, तो बहुत सारे विकसित देशों के पास जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनका मटेरियल बचा हुआ था। विशेष रूप से जैविक हथियार बहुत ज्यादा मात्रा में, जो विषैली गैसें हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में ये बची हुई थी। अब उनका करें क्या, उनका उपयोग कैसे करें। तो एक तरीका था, इन सब का प्रयोग केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में किया जा सकता है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर बनाएं तो उसमें विषैली गैसें, विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ जो युद्ध में काम आते हैं दुश्मन को मारने के लिए, तो उन पदार्थों का, उन केमिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में। तो जितने भी विकसित देश थे उन्होंने सबसे पहला यही काम किया। उनके पास जो कचरा बचा था युद्ध का, उस कचरे का इस्तेमाल किया फर्टिलाइजर बनाने में, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में। और यही केमिकल फर्टिलाइजर जब लोगों को मिलते हैं भारत जैसे देशों में, उन्हें पता था कि एशिया में बहुत पिछड़ापन है, तो एशिया के पिछड़े देशों को एक लॉलीपॉप दी जाए कि तुम्हारे यहां अनाज उत्पादन खूब होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने खेतों में गोबर खाद के स्थान पर इस खाद का प्रयोग करना है, केमिकल खाद का प्रयोग करो। नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिकी साइंटिस्ट, अमेरिकी ये कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इसी काम के लिए। ज्यादातर नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते थे वो उन लोगों को दिए जाते थे जो यूरोपियन कंट्रीज, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के कहे अनुसार काम करते थे, और ज्यादातर वैज्ञानिक भी वही थे। सबने मिलकर एक प्रकार का एक षड्यंत्र रचा कि जितने पिछड़े देश हैं यहाँ की एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर दिए जाए। क्योंकि इनके खेतों में, इनकी मिट्टी में पहले से ही जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि ये गोबर खाद का ही प्रयोग करते आए हैं। हम जानते हैं मिट्टी के पोषण के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए दोनों प्रकार के पदार्थों की जरूरत है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, हम गोबर गैस दे रहे हैं, तो गोबर खाद दे रहे हैं। तो गोबर खाद से ऑर्गेनिक मटेरियल तो मिल रहा है भरपूर, ह्यूमस मिल रहा है खेतों को, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनमें पोटाश तो होता ही नहीं। जैविक खाद में पोटाश की तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, कमी होती है पूरी तरह से। पोटाश पाया जाता है पेड़ों में। अगर पेड़ों को जलाकर छिड़क दिया जाए, पेड़ों को जलाकर जो उस राख को अगर बिछा दिया जाए खेतों में, तो पोटाश पर्याप्त मिल जाता है। इसीलिए आदिकाल से जो आदिवासी खेती किया करते थे, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरी खेती कहते थे, उस स्थानांतरी खेती में आदिवासी यही काम तो करते थे। खेतों को जलाते थे, एक भाग, एक टुकड़ा काट के उसको सुखा दिया, जब सूख गया तो उसमें आग लगा दी, और उस राख को चारों तरफ बिखेर दिया, और उसमें अनाज के दाने ऐसे छिड़क देते थे। वो हल भी नहीं चलाते थे, क्योंकि वो कहते थे हल चलाने से धरती माता की छाती फटती। ये उनका अंधविश्वास था। तो वो कहते थे ये पाप है, हम हल नहीं चलाएंगे, हम केवल बीज छिड़काव करेंगे, और वो भी राख में। राख में पोटाश भरपूर मात्रा में होता है। तो ये परीक्षा के लिए याद रखेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसा क्या था जो खाद का काम करता था और जो
जिससे फसल उग जाया करती थी, तो वो था राख में पाए जाने वाला पोटाश। और फसलों के लिए पोटाश बहुत वरदान साबित होता है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस अभी भी नहीं था। वो जितना जमीन में था या जितना पेड़ ग्रेस्प कर सकते थे, बस उतनी क्षमता थी। इसीलिए उस समय फसल भी वही होती थी जो पोटाश युक्त हो, जिन्हें पोटाश की जरूरत पड़ती है, ऐसी फसल ज्यादा हो जाया करती थी। तो पहले जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, तो उसमें पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी। लेकिन उस समय जरूरत ही कितनी थी, गिने चुने लोग हुआ करते थे, खेत के खेत पड़े थे, खेत तो थे नहीं, जंगल थे, जंगल को काट के खेत बना दिया जाता था। तो जमीन बहुत थी, लोग कम थे, इसलिए जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ लोग बढ़ते गए। हमने आपको बताया था जनसंख्या जब पढ़ाई थी कि 1800 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 100 करोड़ थी। आज 225 साल बाद जनसंख्या 800 करोड़ हो गई, 8 गुना हो गई केवल ये 225 साल में। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें अनाज ज्यादा चाहिए। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा, आम के आम गुठलियों के दाम। एक तरफ हमारे विषैले पदार्थ जो हमारे पास केमिकल्स रखे हुए, इनका इस्तेमाल हो जाएगा और कमाई भी हो जाएगी पूरे वर्ल्ड से। इसलिए उन्होंने अपने खतरनाक रसायनों को, जितने हाजार्डस केमिकल्स थे उनके पास, उन सब का प्रयोग केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में किया। और जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर बनाए गए, तो इन केमिकल फर्टिलाइजर की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, क्योंकि इनकी अच्छाई ये थी कि ये खेतों को लगातार इनऑर्गेनिक मटेरियल दे रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं मिट्टी को दोनों चीज चाहिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों मटेरियल चाहिए। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के तौर पर हमारे खेत जो पहले से ऑर्गेनिक मटेरियल से तृप्त थे, पूरी तरह से सैचुरेटेड थे ऑर्गेनिक मटेरियल से, क्योंकि गोबर खाद का ही प्रयोग करते थे हम लोग। फिर जैसे ही हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना शुरू किया, तो फिर क्या था, मिट्टी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। नतीजा ये हुआ, मिट्टी ने फिर जिस फली में 4 दाने थे, उस फली में 10 दाने देना शुरू कर दिए। 2.5 गुना उत्पादन एकदम से बढ़ता है। अब इस उत्पादन के लिए क्या जरूरी था, केवल केमिकल फर्टिलाइजर अकेले जरूरत, ऐसा नहीं केवल उसी से उग जाएंगे, अच्छी खेती हो जाएगी। उसके अलावा भी उसके कुछ और तत्व हैं जिनका सहयोग प्राप्त करना था। उसमें से अगर हम बात करें कि हरित क्रांति में अगला पार्ट कहां से है, हरित क्रांति का जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट थे, कि हरित क्रांति में ऐसे कौन कौन से तत्व थे जिनका प्रयोग करके खेती को दिन दूना रात चौगुना कर दिया गया। तो उसमें कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे, उनमें केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक, यानी केमिकल फर्टिलाइजर। नंबर 2, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उत्पादन वाली किस्मों के बीज। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उत्पादन करने वाले बीज, ऐसे बीज जो ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकें, यानी अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करना। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तीसरा था सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई भी कौन सी, विशेष रूप से कौन सी सिंचाई, जिसमें छोटी छोटी परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाओं का प्रयोग किया गया। छोटी बड़ी मझोली परियोजनाएं किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी परियोजना मतलब नदी के किनारे बांध बनाकर नहर निकाल देना, या बांध का प्रयोग, बांध के पानी का प्रयोग पीने के लिए तो होता ही है, साथ में नहर निकाल दो तो नहर से सिंचाई हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी परियोजनाएं बनाना। तो छोटी परियोजनाएं किस स्तर की थी, ये थी 2000 हेक्टेयर भूमि वाली, 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि वाली,
2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से कम, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक और 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ये 3 प्रकार की परियोजनाएं भारत सरकार ने शुरुआत की। इनको कहते थे छोटी परियोजनाएं, जो 2000 हेक्टेयर तक की भूमि को सिंचाई कर सकती थी, इससे ज्यादा नहीं, इनकी क्षमता नहीं। ये सब छोटी परियोजनाएं थी। ये मध्यम मीडियम क्लास प्रोजेक्ट थे भारत सरकार के। ये सभी जल परियोजनाएं थी। इन 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई करने की क्षमता, और जो बड़ी परियोजनाएं थी वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई करती थी। यही बड़ी परियोजनाएं जो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचित करती थी, इन्हीं को मल्टी डायमेंशनल बनाया गया, बहुउद्देशीय बनाया गया। बहुउद्देशीय का मतलब होता है सिंचाई तो करेंगे ही, पीने के पानी के रूप में भी काम लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे, तो उनको कहते थे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट भारत सरकार ने जो बनाए वो थे जिनसे 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सींचा जा सकता था। तो भारत सरकार इन परियोजनाओं को लेकर आई, तो ये सिंचाई के अंतर्गत थी। और चौथा इंस्ट्रूमेंट था कीटनाशक। कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स, ये चौथा इंस्ट्रूमेंट हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का चौथा इंस्ट्रूमेंट है कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स। हमने पेस्टिसाइड भी प्रयोग कर लिए। इन चारों को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यही ग्रीन रिवॉल्यूशन के हथियार हैं, या वो कौन कौन से कदम उठाए गए जिनसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आई। अब हमने देखा कि सिंचाई के लिए हमने ये परियोजनाएं बनाई। इनमें तीनों प्रकार की परियोजनाएं थी। सबसे छोटी परियोजनाएं, मझोली परियोजनाएं यानी मीडियम क्लास प्रोजेक्ट, और ये थे मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट। तो मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट का प्रयोग सिंचाई के साथ साथ पेयजल और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जा रहा था। कीटनाशक का सीधा संबंध किससे था? रासायनिक उर्वरकों से। इससे पहले हम ये समझा देते हैं आपको, HYVS यानी हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका प्रयोग, उच्च क्षमता के बीज हिंदुस्तान में हम कहां से लाए? हमने पहले से तो इस बात पे कोई योजना बनाई ही नहीं थी, ना हमारे पास ऐसे कोई थे। नॉर्मन बोरलॉग ऐसे ही बीजों को मैक्सिको से लेकर आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। मैक्सिको, भारत में हरित क्रांति के लिए जो हाई यील्डिंग सीड्स आए थे वो मैक्सिको से आए थे। और उसमें भी कौन से बीज आए थे? गेहूं और चावल के, मुख्य रूप से गेहूं और चावल, बस यही 2 फसलों के बीज आए थे। तो गेहूं और चावल के बीजों की माध्यम से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत होती है 1966 और 67 से। 1966-67 ये है वो वर्ष जहां से हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। अब हमने जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी जमीन की जो कमियां थी वो पूरी हो गई। क्या कमियां थी? ऑर्गेनिक मटेरियल तो बहुत था मिट्टी में, इनऑर्गेनिक मटेरियल की कमी थी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसकी कमी थी। तो इस कमी को पूरा करने का काम केमिकल फर्टिलाइजर ने किया। एकदम से मिट्टी की फर्टिलिटी कई गुना बढ़ गई। इसीलिए हमारा उत्पादन हरित क्रांति आने के बाद अगले 10 साल में उत्पादन बढ़ के हमारा 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना उसी समय हो गया था 10 साल के अंदर, यानी 75 तक ही हमने अपने कृषि उत्पादन को 2.5 गुना कर दिया था। अब जरा सोचो, एक किसान जो साल भर मेहनत करके 10 क्विंटल गेहूं पैदा करता हो, उसके खेत में अगर 25 क्विंटल गेहूं पैदा होने लगे तो पगला नहीं जाएगा? स्वाभाविक है, उसको क्या लगेगा फिर कि मेरी इनकम तो एकदम से 2.5 गुनी हो गई। तो जो मर के जी रहा था, अब उसमें थोड़ी संपन्नता आनी शुरू हो गई। अब किसान को क्या लगा कि जो कुछ है यही है हमारी संपन्नता का प्रमुख कारण केमिकल फर्टिलाइजर हैं। किसान ने फिर जम के झोंकना शुरू किए केमिकल फर्टिलाइजर। भूल गया कि सीमा, मिट्टी की भी कुछ सीमा है।
कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी। और उसमें भी चूंकि यूरिया सस्ता आता था, यूरिया का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता था, इसीलिए वो यूरिया ठोके चला गया मिट्टी में। अब क्या हुआ कि किसान को सिर्फ यही लगने लगा कि केमिकल फर्टिलाइजर मतलब, या दूसरे शब्दों में कहें फर्टिलाइजर मतलब यूरिया, दैट्स ऑल। वो इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। वो फास्फोरस, पोटास ये सब नहीं समझता, वो यूरिया समझता। तो उसने इस हद तक इस्तेमाल किया यूरिया का कि हमारे यहां ये अनुपात में यूरिया दिया जाने लगा। ये एनपीके का अनुपात था जिस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो 10:5:2, दो भी नहीं, सॉरी, ये तो एक ही था। एक भी बाद में हुआ क्योंकि पोटाश हमारे यहाँ कोई यूनिट ही नहीं थी। आज भी पोटाश पैदा नहीं किया जाता हमारे यहाँ, अभी भी पोटाश के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। तो मैक्सिमम जो चीजें थी वो यही थी, यूरिया और फास्फोरस, ये जम के दिया गया। फिर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई, समझाया कृषि वैज्ञानिकों ने कि यूरिया इतना ज्यादा मत दो, क्योंकि ज्यादा यूरिया देने के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कैसे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं? बोले ज्यादा यूरिया देने से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ रही है, एसिडिक नेचर हो रहा है मिट्टी का, और ये खेतों के लिए अच्छा नहीं है। आप ज्यादा यूरिया दोगे तो शुरू शुरू में तो उपज खूब पैदा होगी, लेकिन धीरे धीरे करके उत्पादन गिरने लगेगा। दूसरी बात, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग खेतों में किया जाएगा तो खेतों की पानी को रखने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। अर्थात उन्हीं खेतों को जब हम साल में 2 बार सिंचाई किया करते थे, फिर हमें 3 बार और 4 बार सिंचाई की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी पानी को जल्दी से सोखती है और जल्दी से ही वाष्पीकरण कर देती है। गर्मी जरा सी पड़ी और मिट्टी ने पानी निकाल दिया। जबकि पहले गोबर खाद से बनी जो मिट्टी होती थी, उसकी विशेषता होती थी कि वो पानी को अधिक लंबे समय तक रोक के रखती थी। तो एक बार हमने सिंचाई कर दी तो 1 महीने तक हमें जरूरत ही नहीं है, 1.5 महीने तक जरूरत ही नहीं है सिंचाई। तो पहले मिट्टी में नमी बनी रहती थी, यानी मिट्टी में ह्यूमिडिटी बनी, मिट्टी में नमी यानी एक प्रकार से थोड़ा वेटनेस बनी रहती थी, ह्यूमिड रहती थी मिट्टी। आसपास का जो पर्यावरण था वो भी इतना गर्म नहीं था, तो खेतों के चारों ओर हल्की ह्यूमिडिटी बनी ही रहती थी, जो कि पेड़ पौधों के लिए बड़ी लाभदायक थी। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजर का प्रयोग हमने बढ़ाया तो बहुत तेजी से एवापोरेशन होने लगा। पानी का जब एवापोरेशन बढ़ा तो इसके दुष्परिणाम फिर सामने आने लगे। दूसरी बात, एक सबसे खतरनाक जो चीज हुई वो पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट देखने को मिले। अब फसलों में कीड़े लगने लगे, यानी पेड़ पौधों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर होने लगा। इम्यूनिटी पावर कमजोर होने का कीड़े लगने लगे जड़ों में, और जड़ों में कीड़े लगे तो अब कीड़ों को कैसे हटाया जाए, इससे कैसे निपटा जाए? तो फिर विदेशियों ने एक नई चीज तैयार कर दी। बोले अब इनको मारने के लिए आपको कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी। तो कीटनाशक लेके आ गए, क्योंकि उन्हें तो वही कचरा अपना उपयोग करना था ना, जो वेपन बचे हुए थे उनका प्रयोग करना था। जहरीली गैसों का उपयोग कैसे करते? तो जहरीली गैसों का प्रयोग इसी में किया गया। पहले केमिकल फर्टिलाइजर बनाए, फिर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग अधिक मात्रा में किसानों द्वारा किया गया, अवेयरनेस के बिना, जानकारी के बिना, धड़ल्ले से प्रयोग किया गया। नतीजा हुआ कि पौधों की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई, तो उनकी जड़ों में कीड़ा लगने लगा। अब कीड़े को मारने के लिए बोले अब ये खरीदो, तो उनका तो फायदा हो रहा था ना। पहले केमिकल बेच रहे थे, फिर पेस्टिसाइड भी बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। अब पेस्टिसाइड हम लोग देने लगे धड़ल्ले से। अब जब पेस्टिसाइड फूंक दिया खेतों में, तो इन दोनों ने मिलकर खेतों की अम्लीयता को बढ़ाने का काम, मिट्टी की अम्लीयता बढ़े, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, मिट्टी में एयर फ्लो कम हो गया। अब मिट्टी में एयर फ्लो भी उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए पौधों के लिए, उसकी कमी हो गई। दूसरे, पेस्टिसाइड दिए जाने से जो कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे अकेले वो नहीं मर रहे थे, बहुत सारे जड़ों में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधों को देता है, क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को
डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ पौधे हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि पेड़ पौधों को अगर सोडियम चाहिए, तो पेड़ पौधों की अगर मिट्टी में सोडियम है और उसको नाइट्रेट और मिल जाए, नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? सोडियम नाइट्रेट, इस फॉर्म में पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं करते। मतलब पेड़ पौधों में क्षमता नहीं होती कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ले सके, जबकि वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है। फिर भी पेड़ पौधे 1% भी नहीं ले सकते वायुमंडल से, क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं होती डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की। तो वो नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे इन नाइट्रेट के फॉर्म में जब वो लेना शुरू करते हैं तो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। और बिना नाइट्रोजन के पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? पेड़ पौधा का भोजन क्या है? स्टार्च। पेड़ पौधों का भोजन स्टार्च है। पेड़ पौधे जो प्रोटीन तैयार करते हैं, अनाज में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन है अनाज में। तो वो प्रोटीन कहां से आएगा? वो इसी से आएगा, नाइट्रोजन से। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनता। पेड़ पौधों में जो भी चीजें बनती हैं, जिस पर पूरा जीव जंतु सभी निर्भर हैं, हम लोग जो खाते हैं, जितने भी जीव जगत इस जगत में हैं, सब पेड़ पौधों से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। हम लोग स्वपोषित नहीं है, परपोषित हैं। हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और उस भोजन का प्रयोग हम करते हैं। वो न सिर्फ अपने लिए भोजन बनाते हैं, बल्कि जो भी पैदा करते हैं उससे हम लोग खा के अपनी जरूरत पूरी करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण था पौधों के लिए। किसानों को बस यही लगा कि नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है, इसका मतलब दिया जाओ यूरिया। वो लगातार यूरिया पे यूरिया दिए पड़े थे, इसीलिए खेतों का स्वास्थ्य खराब हो गया। मिट्टी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो कौन सी आई? 2 प्रकार की प्रॉब्लम। मिट्टी का भौतिक और रासायनिक जो कंपोजिशंस थे वो अब अनियंत्रित हो गए। मिट्टी में भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो मिट्टी की थी, वो प्रॉपर्टीज अब इरेगुलर हो गई। कहीं कुछ ज्यादा तो कहीं कुछ की कमी, इस टाइप से ये इरेगुलरिटी बढ़ने लगी। वाटर फ्लो कम हो गया। पेस्टिसाइड ने कीटों को तो मारा जो नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके साथ साथ ऐसे कीटों को भी मार दिया जो पेड़ पौधों के लिए लाभकारी थे। ये नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब पेड़ पौधे इस कीटनाशकों का प्रयोग खुद भी कर रहे थे, यानी अब जब पेड़ पौधे, चूंकि ये कीटनाशक क्या होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जैसे ही पानी में डिसॉल्व होते हैं थोड़ी मात्रा में जितने भी हैं, या इनको डायरेक्ट पेड़ पौधे किसी न किसी रूप में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पेड़ पौधे इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पेड़ पौधों में पहुंचेगा, तो उसके ग्रेन में भी पहुंचेगा, अनाज में भी पहुंचेगा, और वही अनाज का सेवन हम लोग करेंगे, वही अनाज का सेवन जानवर करेंगे। तो जब सारे जीव जंतु उसी अनाज को खाएंगे जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर है, जिसमें कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स हैं, तो हमारे शरीर में भी वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर जाएंगे। नतीजा क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। आज जितनी भी आज मानव का शरीर जो कमजोर हुआ है पहले की तुलना में, उसका बहुत बड़ा कारण यही दोनों है, बहुत बड़ा कारण। यही ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम था। इन्होंने सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर बनाए, उसके साइड इफेक्ट के तौर पर कीड़े पड़ने लगे जड़ों में, कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाए, पेस्टिसाइड्स देने से लाभकारी कीटाणु खत्म हुए, लाभकारी बैक्टीरिया खत्म हुए, और पेड़ पौधों के माध्यम से अनाज में भी जब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर गए, उनका अंश गया, हमने खाया, हम बीमार हुए। अब हम बीमार हुए तो हमको बीमारी अब दूर करनी है, हमारी बीमारी, तो अब क्या करें? फिर हमने पूछा उनसे, भैया अब बताओ क्या करें? तुमने कहा केमिकल फर्टिलाइजर ले लो, हमने ले ली। तुमने कहा कि कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड लो, हमने ले लिए। अब इन दोनों का प्रयोग करके अब हम बीमार हो रहे हैं, अब हम क्या करें? बोले अब एलोपैथी लो। अब एलोपैथी लो। तो फिर रही सही कसर ये एलोपैथी के माध्यम से उन्होंने पूरी कर ली। कुल मिला के उन्होंने तो अपना बिजनेस चित्त कर लिया। 3 जहर दे रहे हैं हमको आज ये लोग, 3 जहर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एलोपैथिक दवाइयां, ये 3 जहर।
अब एलोपैथिक दवाई की विशेषता क्या होती है? एक बीमारी दूर करती है, दूसरा साइड इफेक्ट छोड़ती है, फिर कुछ समय बाद दूसरी बीमारी हो जाएगी, आप फिर उसके लिए फिर एक नई एलोपैथी। तो पूरा जीवन एलोपैथी में ही जाता है। अभी आप कई घरानों में देखोगे, जितने घर थोड़ा संपन्न है, खान पान के लिए अच्छा उनके पास मटेरियल है, हर घर में ब्लड, बीपी और शुगर, ये दोनों प्रॉब्लम मिलेंगी आपको, ये आम है। बीपी, शुगर और रही सही कसर अब थायराइड पूरी कर रहा है। ये बीमारियां हर घर में संपन्न लोगों को हो रही हैं। और संपन्न लोगों की क्या विशेषता होती है? ये दिन भर खाते हैं, काम करते नहीं, मेहनत करते नहीं। जब मेहनत नहीं करोगे तो शरीर में जंग लग जाएगी और बीमारियों का घर बन जाएगा। फिर ये क्या करते हैं? सुबह से शाम तक बीमारी, केवल दवाइयां दवाइयां खाते रहते हैं। अभी मैं एक गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु जी के यहाँ गया, मैंने देखा उनके यहाँ जितने लोग आए ज्यादातर संपन्न लोग थे। ऐसा एक भी नहीं दिखा जिसका पेट मेरे जैसा हो। ज्यादातर के पेट ऐसे थे, बढ़े हुए पेट थे। और हद तो तब हो गई जब मैंने देखा वो खाना खाने बैठे तो खाना खाने से पहले खाने की तैयारी कर रहे थे, 2-3-4 गोलियां पहले खा रहे, उसके बाद फिर वो खाना खाएंगे, और जैसे ही खाना खा लेते थे उसके बाद फिर गोलियां खाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये गोलियां क्यों खा रहे हो आप? बोले वो डॉक्टर ने बताया है कि ये खुराक खाने के पहले और ये खुराक खाने के बाद लेनी है। मैंने क्यों लेना है? बोले हमको बीपी है, शुगर है। मैंने कहा इसके अलावा? और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बीपी की गोली कब से ले रहा है? बोले जब से बीपी बढ़ना शुरू हुआ तब से ले रहा है। तो मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले कोई बोला 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। मैं कब तक लेनी है? बोले मरते दम तक। अब देखिए आप कितना बढ़िया बिजनेस है अंग्रेजों का। उन्होंने ऐसी चीज पकड़ा दी कि तुम मरते दम तक खरीदोगे। फिर दूसरी बात, वो जो टैबलेट ले रहे हैं, बोले कभी कभी, अभी तक तो हाई बीपी होता था, अब कभी कभी लो बीपी होने लगा है। क्यों? क्योंकि हाई बीपी को रोकने के लिए टैबलेट ली, टैबलेट ने थोड़ा सा शरीर के सिम्टम्स को ऊंचा नीचा किया और इतना ज्यादा बीपी को कम कर दिया कि वो लो बीपी पे हुआ। अब बोले लो बीपी के लिए दवाई लो, फिर हाई बीपी की दवाई लो। तो यही करते रहो, हाई को लो और लो को हाई बनाते रहो, मतलब नियंत्रित तो होगा ही नहीं कभी। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या जरूरी है कि हम ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए फिर बाद में एग्रीकल्चर पर बहुत सारे रिसर्च हुए। अब क्या रिसर्च हुए इनके हम जिक्र करते हैं। अभी पहले हम आपको कुछ चीजें समझा दें कि कभी कभी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर के इनपुट क्या होते हैं। इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर, हिंदी में कहते हैं कृषि के आगत। कृषि की आगत क्या होती है? तो कृषि की आगत मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके प्रयोग से कृषि को बढ़ाया जा सकता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बहुत बढ़ाया जा सकता है, ऐसी चीजों का प्रयोग करना। तो ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं? ये 4 तो हैं ही। इन चारों को एग्रीकल्चर इनपुट कहते हैं। इनके अलावा और भी हैं। और क्या है? कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण, तो 5वां हम क्या कह सकते हैं? ये बाद में आया है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये 4 ही तत्व थे। फिर 5वां आता है यंत्रीकरण। कि जब खेती बड़े स्तर पे होगी, ज्यादा मात्रा में होगी, तो हमें यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी? कौन सी मशीन है? काटने के लिए, और हार्वेस्टर चाहिए और थ्रेसर चाहिए, कटाई छटाई दोनों के लिए चाहिए मशीन। तो वो कृषि यंत्रीकरण का प्रयोग। जुताई के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो जुताई करनी है तो ट्रैक्टर चाहिए, कटाई करनी है तो हार्वेस्टर चाहिए, और जब फली में से दाने निकालना है तो हमें थ्रेसर चाहिए, तो थ्रेसरिंग भी करनी है। तो ये सब काम मशीन से होगा तो क्या होगा? मशीन से होने से किसान का समय बचेगा, पैसा बचेगा। नहीं तो अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? हमारे यहाँ किसान के पास समय था। हमारे यहाँ किसान के पास समय की कमी नहीं थी। ये दिक्कत कहाँ थी? विकसित देशों में। वहां किसान है ही नहीं, वहां आसानी से किसान मिलते ही नहीं, तो उनका कम समय में ज्यादा फसल उन्हें लेनी है। उनके यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है, पैदावार खूब होती है,
लेकिन उगाने वालों की कमी है, किसान है ही नहीं। इसलिए उनके पास एक 10 लोगों का काम एक आदमी को करना है, तो कैसे करेगा? बोले मशीन से कर लो। तो अंग्रेजों ने कहा, या यूरोपियन जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ, अब चूंकि आपके यहाँ पैदावार खूब होने लगी है, तो यंत्रीकरण का प्रयोग कीजिए आप, इससे फसल और बढ़ेगी। तो हमारे किसान जैसे जैसे संपन्न हुए तो उन्होंने भी फिर यंत्रीकरण का प्रयोग किया। नतीजा क्या हुआ? हमारे यहाँ बैलों की जोड़ियां जो एक समय होती थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जब बैल और हल लेकर निकलता था किसान तो बात ही अलग होती। अब वो बैल और हल तो दिखाई नहीं देते, खेत खेत खत्म हो गया। अब कहीं दिखते हैं आपको? मुझे याद है, मैंने देखा जब बैल मेले में, बैलों के मेले लगते थे तो वहाँ बैल खरीदने किसान जाया करते थे और पैदल पैदल जाते थे, बैलों को लेकर आते थे। पैदल पैदल जा रहे हैं, बैलों को लेकर आ रहे हैं, अपना बैल ले जा रहे हैं बेचने के लिए, वहां से नया बैल लेकर आ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे बैलों की अच्छी कीमत हुआ करती। जब बैलों की कीमत थी तो गाय की कीमत, बैलों की कीमत कब थी? भाई सीधी सी बात है, बच्चा चाहिए अच्छा तो माँ भी तो अच्छी चाहिए, तो गाय की कीमत थी। तो गाय का प्रयोग पहले केवल दूध के लिए नहीं था, गाय का प्रयोग काय के लिए था? अच्छा बैल तैयार करने के लिए, अच्छा बैल पैदा करने के लिए, क्योंकि उसका प्रयोग खेतों में जुताई के रूप में करना था। फिर बाद में क्या हुआ, जब बैलों का महत्व खत्म हो गया ट्रैक्टर के आने से, अब क्या होने लगा? गाय बच्चा देगी तो अगर बछिया है तो उसका उपयोग करेंगे, वो तो गाय बन जाएगी, दूध देगी, और अगर नर पैदा हुआ तो किसी काम का, कटवा दो, कसाई खाने में भेज दिया, काट दो, कसाई खाने में जाके कटवा दीजिए। फिर एक चलन बढ़ा हमारे देश में भी, विदेशों जैसा, बीफ यानी गौवंश का मांस खाने का प्रचलन बढ़ा। गाय और बैल का मांस, उसको बोलते हैं बीफ, वो प्रचलन धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना शुरू हुआ। और फिर गायों को कटवाना शुरू कर दिया लोगों ने। गाय जब तक दूध दे रही है तब तक ठीक, और दूध देना बंद किया तो कसाई को बेच दिया। कसाई जगह जगह से गायों को ले जाते हैं काटने के लिए। इस तरह से हमारी धार्मिकता उस समय खत्म हो जाती है। हम वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गाय हमारी माता है, हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा कीजिए आप, और गाय का दूध निकाल के गौ माता को छोड़ दिया जाता है, अब तुम चले आओ, अब तुम जाके सबको परेशान करो, कॉलोनियों में घुस जाओ, जगह जगह गंदगी फैलाओ, रोड पे खड़े हो जाओ तो गाड़ियों को न निकलने दो। तो ये हमारे यहाँ का, एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में धर्म अंधता जरूरत से ज्यादा है और स्वार्थपूर्ण है। गाय माता है, उसका पालन करो, संरक्षण करो। गाय दूध न दे तो भी उसका ध्यान रखो, ऐसा थोड़ी दूध देना बंद करिए तो छोड़ दिया। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, माँ ने हमें पाला पोसा, दूध पिलाया, उसके बाद जब हम बड़े हुए हमें समझ में आ गया, माँ को हटा दिया अलग। हालांकि ये काम भी कर रहे हैं हम, बहुत बहुत ज्यादा चतुर चालाक और पढ़े लिखे हो गए, अब हम ये काम भी करने लगे। तो जब गाय माता और पिता को हम बाहर कर देते हैं तो गाय की औकात क्या? वो तो सेकेंडरी माता है ना, पहली माता तो वो थी जिसने हमें जन्म दिया। तो इसीलिए अब हमने ये काम करना शुरू कर दिया, गायों को हम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं चारों तरफ। अब जब चारों तरफ छोड़ रहे हैं तो जो कसाई हैं वो जुगाड़ जहां भी देखते हैं मौका पाके निकाल लेते हैं गायों को। फिर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में गौ संरक्षक हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गायों को दूध देने के लिए भी यूज करें और उनका संरक्षण भी करें, उन्हें उनका भरण पोषण भी करें। दूध देना बंद कर दें तब भी हम उन्हें पालें पोसें, तब तो मतलब है। तो इन चीजों का हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो धीरे धीरे समय के साथ बैल खत्म हुए, गायें भी खत्म होने लगी। गाय इसलिए खत्म होने लगी कि देसी गाय देती है 1 लीटर 2 लीटर दूध मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे आने लगी जर्सी गाय, तो जर्सी गाय की वैल्यू बढ़ गई, देसी गाय की वैल्यू खत्म हो गई। अब देसी गाय भी लोगों ने कटवा दी, ज्यादातर देसी गाय खत्म हो गई है। अब विदेशी गाय ही, ह्यूस्टन नामक जो एक जर्सी गाय के अलावा एक ह्यूस्टन गाय होती है। ह्यूस्टन गाय ये हॉलैंड से आई, रेड कलर की होती है, जो लंबी होती है, काफी लंबी होती है, ऊंचाई के साथ साथ लंबी ज्यादा होती है। वो ह्यूस्टन गाय, जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, वो गाय दूध भी अच्छा देती है, उसके
जर्सी गाय के दूध में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत पतला होता है, उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। ह्यूस्टन गाय के दूध में फैट की मात्रा लगभग 4% के आसपास तो रहती है। हमारी जो देसी गाय हुआ करती थी उसमें, उसके दूध में 4-4.5% तक फैट होता था, लेकिन जर्सी गाय के दूध में 3% मुश्किल से फैट होता है। और ह्यूस्टन गाय में फैट भी अच्छा है और दूध की क्वांटिटी भी अच्छी है, दोनों चीजें। इसलिए लोगों ने अब विदेशी नस्ल की गायों को पालना शुरू कर दिया। तो हम हाई यील्डिंग सीड तो लेके आए, साथ में हम क्या लेके आए, अच्छी नस्लों वाली गाय जानवर भी हम लेके आने लगे। अब हमारे अपने जो परंपरागत थे धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे थे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ने हमें कहां तक लाकर छोड़ा है, हमारा कितना ज्यादा नुकसान कराया है इन्होंने। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि इसके बिना अब हमारा गुजारा ही नहीं। उल्टा ये और कहा जा रहा है कि जो किसान फर्टिलाइजर पर्याप्त यूज नहीं कर रहे उनको सलाह दीजिए कि पर्याप्त फर्टिलाइजर अपने खेतों में डालें। लेकिन अब हमको करना क्या चाहिए? जब हम पढ़ लिख गए तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है, लेकिन कितना? उतना ही जिससे मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण खत्म ना हो, डिस्टर्ब ना हो, उतनी जरूरत है हमको बस। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मेंटेन रहना चाहिए, ये बहुत जरूरत है। अगर हम गोबर खाद का प्रयोग करें तो इसका फायदा यह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों ही इनकी 20% 25% तक कमी को पूरा कर देती है गोबर खाद। अगर गोबर खाद से खेती की जाए तो ऐसी खाद को हम बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम इस पर आते हैं, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद। तो हमने क्या किया, जब देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत में जनक किसे बोला जाता है? एमएस स्वामीनाथन भारत के हैं, लेकिन जनक किसे कहा जाएगा? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी के लिए अमेरिका द्वारा। क्यों दिया गया था पुरस्कार? कि भैया तूने बहुत अच्छा काम किया यार, हमारे यहाँ के सारे जहर एशिया को दे दिए, जितने जहरीले पदार्थ थे उनका सदुपयोग हो गया, उन जहर को कोई फ्री में भी नहीं लेता, तूने पैसे में बेच दिए, इसलिए तू नोबेल पुरस्कार का हकदार है। इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला नॉर्मन बोरलॉग को। और हमारे यहाँ एमएस स्वामीनाथन जो समझदार थे, सब कुछ थे, उनकी मजबूरी ये थी कि उस समय देश को भूखों को खाना देना था, वैसे ही मर रहे थे, तो बोले उससे अच्छा है थोड़े समय में मर जाए। भाई अचानक जब खाना ही नहीं मिलेगा तुरंत मर जाओगे, तो उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन लेके मरो। इसलिए एमएस स्वामीनाथन ने उस समय नॉर्मन बोरलॉग का साथ दिया और उन्होंने भी हरित क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर नॉर्मन बोरलॉग का साथ दिया और देश में उपजों को बढ़ाया। जब उपज में कमियां देखने को मिलने लगी तब फिर बात आई कि भैया ये तो स्थितियां गंभीर हो रही हैं हमारे देश की, बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, पूरा का पूरा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, मिट्टी पॉल्यूटेड हो चुकी है और मिट्टी के साथ साथ बारिश के पानी में घुलकर यही पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर अंडरग्राउंड वाटर में जा रहे हैं और उसी अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो कुल मिला के पानी प्रदूषित हो गया, खाना प्रदूषित हो गया, तो बचा क्या? यही तो मेन है, रही सही जो कसर है वो पूरी कर देता है दूध। दूध पियोगे उसमें यूरिया। जब गाय वही पेड़ पौधे खाएगी जो यूरिया युक्त हैं तो गाय के दूध में भी यूरिया आएगा। और रही और कसर जो बची थी वो हैवानों ने तैयार कर ली, पूरी कर दी। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे राक्षस हैवान हैं जो यूरिया का दूध बना के और डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। बोले यूरिया का दूध, गाय के दूध में यूरिया है ना, तो ऐसा दूध काहे को ले रहे हो, इसमें यूरिया थोड़ा सा हो। हम डायरेक्ट देते हैं ना यूरिया, तो सीधा यूरिया बनाया उन्होंने, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला और तैयार दूध शानदार। फिर उसी का पनीर बना के बेच दिया बाजार में और हम धड़ल्ले से खा भी रहे हैं।
दूध पी रहे हैं ऐसा दूध। तो इस तरह से हमारे यहाँ समाज में चारों ओर पॉल्यूशन की भरमार हो, हर जगह पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी प्रभावित हो गई, जैव विविधता अब संरक्षित नहीं रही। तो उसका कारण ही यही रहा, क्योंकि जैव विविधता तो मिट्टी से है ना, पेड़ पौधों से है, और सब में वही केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी। अब सबकी आंखें खुली कि भैया ये तो हम जहर खा रहे हैं, हमारे बच्चों में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, अब इससे कैसे बचा जाए। बोले अब हमको दूसरी रिवॉल्यूशन की जरूरत है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लानी पड़ेगी हमको। कैसी ग्रीन रिवॉल्यूशन? पैदावार भी कम ना हो और बीमारियां भी ना हो, दोनों बातें। भाई अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लोगे तो बीमारियां तो आएंगी, वो पैदावार कम होगी, इसलिए फर्टिलाइजर तो लेने पड़ेंगे। तो अब क्या करें, कैसे करें, इनकी पूर्ति कौन करेगा? तो बोले अब तरीका है, हमें बायो फर्टिलाइजर पर निर्भर रहना होगा। तो बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। बायो फर्टिलाइजर के तौर पर हम क्या अपनाएंगे? हम गोबर खाद, नंबर 2 वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जिसे केंचुआ खाद कहते हैं। नंबर 3 हरित खाद, इसे ग्रीन फर्टिलाइजर कहते हैं। कंपोस्ट खाद, गोबर खाद कैसे यूज करते हैं? गोबर को सड़ाकर, गाय जानवर ताजा गोबर देते हैं, कभी भी देखना ढंग से, गोबर में से हल्की हल्की नीले कलर की लौ निकलती है, ये आपको सर्दियों में दिखाई देगी। मीथेन गैस, मीथेन गैस होती है गोबर, जो जलाने के काम आती है। तो गोबर में जितने प्रकार की भी गैसें हैं, उन सबको एक ही तरीका है। लगातार पहले गांव में घूड़े हुआ करते थे, जहां लोग अपना गोबर स्टोर करते थे। उस गोबर को 2-3 साल तक पड़ा रहने देते थे। जितना पुराना होता था गोबर, उतना ही महंगा होता था, उतना ही वैल्यूएबल होता था। कई बार किसान गोबर भी बेचते हैं। तो एक किसान से दूसरा किसान जब गोबर खरीदता है तो ये देखा जाता है कि ये गोबर कितने साल पुराना है। अगर 5 साल पुराना गोबर हो तो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से गैस निकल जाती है। गैस निकलने के बाद गोबर में जो बचता है वो रियल खाद कहलाती है। एक तरह से देखा जाए तो वो मिट्टी बन जाता है, ऐसी मिट्टी जिसमें भरपूर मात्रा में खाद है। कोई भी मल तब तक बेकार है जब तक उसमें बदबू है, और बदबू खत्म हो जाए तो फिर मिट्टी बन जाता है। बदबू किस चीज की होती है? बदबू होती है गैसेस की। और गैसेस क्यों उत्पन्न होती हैं? डिकम्पोजिशन से। तो चाहे वो मल जानवरों का हो या इंसान का, स्मेल का कारण है गैसों का होना। तो जानवर के गोबर में मीथेन गैस होती है और इंसान के गोबर में H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ अन्य गैसें भी हैं, अमोनिया भी, और भी अन्य गैसें। 3-4 प्रकार की गैसें होती हैं मानव मल में, इसलिए स्मेल आती है। और वही मानव मल अगर कुछ दिन बाद हम देखें तो उसमें स्मेल आना बिल्कुल बंद हो जाती है। वो बहुत अच्छी खाद बन जाता है। उसको मिला दो खेतों में, मिक्स कर दो, बहुत बढ़िया। और फिर उसी खाद का प्रयोग हम बढ़िया पेड़ पौधों में अनाज उगा के फिर उस अनाज का इस्तेमाल करते हैं। जब राजस्थान से निकलते हैं भेड़ वाले, भेड़ बकरी लेके, तो हम क्या कहते हैं उनसे? एक दिन के लिए हमारे खेत में इनको बिठा दो। अक्सर वो सीजन होता है गर्मियों का, जब किसान अपनी रबी की फसल ले चुका होता है। तो मार्च अप्रैल के महीने में, जून मई महीने में जब ये निकलते हैं बकरी वाले, मारवाड़ी लोग जो राजस्थान से आते हैं, अक्सर इनके पास बहुत भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। हालांकि उन्हें भी रात गुजारनी है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं वो चलते ही रहेंगे, उन्हें भी रात गुजारनी है। तो उनके लिए आम के आम गुठलियों के दाम। वो कहते हैं कि हम आपके खेत में अपनी भेड़ें रुका देंगे, हमें क्या दोगे? तो या तो वो खाने आने की व्यवस्था कर दे किसान उनकी, या कुछ उन्हें पैसा दे दे। तो वो रात भर भेड़ों को छोड़ देते हैं। और भेड़ों की क्या विशेषता होती है?
हर 1 घंटे में वो मल विसर्जन करते हैं, हर 1 घंटे में मल विसर्जन करते हैं। रात भर में ढेर बन जाता है पूरे खेत में। ना तो बिछाने की दिक्कत कि कहीं से लाओगे, फिर उसे बिछाने के लिए मजदूर लगाने पड़ेंगे, फिर वो आपको हल चलाना पड़ेगा या जुताई करवानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना। पूरे खेत में चारों तरफ भेड़ बकरियों का मल ही मल आपको मिलेगा। और फिर वो पड़ा रहेगा महीने 2 महीने, तब तक गैस उसमें से निकल चुकी होगी, अमोनिया निकल चुकी होगी। फिर जब जुताई के समय उसको मिट्टी में लगाते हैं, बढ़िया मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। तो ये तरीका है, इसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत गोबर खाद। वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए होते हैं, केंचुओं से बनी खाद। केंचुओं को किसी मिट्टी में पालो पोसो, बारिश के सीजन में बहुत सारे मिल जाते हैं, मिट्टी में केंचुए होते हैं। तो जहां केंचुए ज्यादा हो वहां से मिट्टी को ले आओ और अपने जगह, जहां भी एक जगह ढेर बना लो, उस मिट्टी में केंचुए लाके पटक दो। केंचुए मिट्टी खाते हैं और मिट्टी निकालते हैं। तो केंचुए के शरीर से निकली हुई वही मिट्टी वो खाद का काम करती है। ऐसी मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। केंचुआ लगातार, उसका जिंदगी इसी में जाती है। जितना खाएगा निकालेगा, खाएगा निकालेगा, तो बहुत ज्यादा जो मिट्टी आपकी होती है उसको वो खाद में बदल देता है। और फिर वही खाद, वही मिट्टी लेके आप चारों तरफ छिड़क दीजिए खेतों में, बहुत अच्छी खाद बन जाती है। उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। फिर हरित खाद। हरित खाद में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो चारे वाली फसलें हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। तो जैसे चारे की फसलें, जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया, ऐसी फसलें जो होती हैं, जब हम उनको बारिश के गर्मियों के सीजन में पैदा करते हैं, रबी की फसल के बाद, जब खेत खाली पड़े रहते हैं, हमारे पास सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, तो हमें ऐसी चारे वाली फसलें पैदा करनी चाहिए। और उन फसलों को जानवर भी खाएंगे, और जब लास्ट में बच जाएगी तो पूरी खेत में मिक्स कर दो उसको। खेत में मिक्स करने से क्या होगा, खेतों में जो नाइट्रोजन की कमी आई है गेहूं की फसल लेने के बाद, जो कमी आई है उस कमी को पूरा करती है। गेहूं ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर किसान क्या करता है, उसी कमी को पूरा करने के लिए अगले बार जो फसल पैदा करेगा अगली खरीफ की, तो जम के यूरिया छिड़क देगा चारों तरफ। नतीजा क्या होगा, फिर वही बात, खेत में अम्लीयता का गुण बढ़ जाएगा, खेत फिर से कमजोर पड़ जाएंगे। फसल तो पैदा होगी, लेकिन अब पूरी तरह से फसल डिपेंडेंट हो गई केमिकल फर्टिलाइजर पर। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करना पड़े, उसकी जगह उपयोग कीजिए हरित खाद। ग्रीन, जो ग्रीन फर्टिलाइजर होगा उसके तहत वही चारे वाली फसलें, उनको मिक्स कर दीजिए ग्राउंड में। जैसे ही मिक्स कर दोगे आप, फ्लोइंग कर दीजिए उसको मिक्स करके अंदर ही अंदर, तो मिट्टी के साथ जब वो सड़ेगी तो भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी, नाइट्रेट के फॉर्म में। पेड़ पौधों को जो जरूरत है यूरिया की, पूरी जरूरत पूरी कर लेगा। ऐसी फसलें हमें पैदा करनी चाहिए। इसके साथ साथ अब बात आती है कीटनाशक के तौर पर हम क्या करें। तो कीटनाशक के तौर पर सबसे बढ़िया क्या होता है, कीटनाशक के तौर पर नीम से अच्छा कुछ भी नहीं। नीम तो हम खा लें तो हमारे पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो नीम का प्रयोग अगर हम कीट पेस्टिसाइड्स के रूप में करें, तो अब सरकार ने एक काम कर दिया, खेतों में यूरिया की जरूरत तो है, नीम लेपित यूरिया। अब खेतों में जो यूरिया दिया जा रहा है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट यूरिया बनाए। अब हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि आप नीम से लेप किया हुआ यूरिया बनाओगे। छोटे छोटे दाने होते हैं यूरिया के। यूरिया के दाने होने से दिक्कत कहां आती है कि यूरिया पानी में घुल जाता है, और पानी में घुल के वो प्रदूषण बहुत ज्यादा करता है। तो उस पर नीम लेप कर देते हैं। नीम लेपन से क्या होता है, पानी में नीम का अंश जाएगा, और वही नीम जब चारों तरफ फैल जाएगा तो वो पेस्टिसाइड का काम करेगा। इसलिए सरकार ने नीम लेपित एरिया को मंजूरी दे दी है और वो कंपलसरी कर दिया है। अब नीम लेपित यूरिया ही किसान बनाएगा। तो उसमें एक साथ दो दो चीजें मिल रही हैं हमें, किस पेड़ पौधों को यूरिया भी मिल रहा है और पेस्टिसाइड के रूप में नीम भी मिल रहा है। ऐसे ही कई अन्य फसलें होती हैं, कई अन्य पौधे होते हैं जो पेस्टिसाइड का काम करते हैं। उनसे ग्रीन पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग करके हम बहुत अच्छे से फसलों को उगा सकते हैं। तो हमने ये जो बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करके
जो खेती की जाती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी हिंदी में कहते हैं इसको कार्बनिक कृषि। इसको बोलते हैं कार्बनिक कृषि। बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करके जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कह देते हैं। ठीक है, इसको कह देते हैं जैविक खेती। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हो, तो जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसके अंतर्गत फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स दोनों ही क्या होते हैं, केमिकल नहीं होते। दोनों केमिकल के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। दोनों किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, हरी खाद और हरे पेस्टिसाइड, हरे कीटाणुनाशक, इनका प्रयोग करके जब हम खेती करते हैं तो ऐसी खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का लाभ क्या है, इसके लाभ ये हैं कि इससे मिट्टी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। पोटाश की कमी को नहीं किया जा सकता, वो आपको देना पड़ेगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि इससे उगने वाला अनाज बहुत स्वादिष्ट होता है, उसमें नेचुरल स्वाद होता है। इसके साथ साथ गन्ना अगर उगाओगे तो गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। गन्ने में शर्करा नहीं, आजकल कई बार हम गन्ना खाते हैं, गन्ना खाया पता पड़ा वो फीका है। फीका क्यों है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर से पैदा किया गया है। अगर वो हमारे बायो फर्टिलाइजर से पैदा किया जाएगा तो गन्ने का मिठास बढ़ जाएगा। अगर हम मक्का उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं और भी ऐसे आइटम जिनमें स्टार्च होता है तो स्टार्च की मात्रा को बढ़ा देता है। फलों के पकने में सहायता करता है, फलों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है। इस तरह से ये बहुत सारे फायदे देता है। मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देता है, मिट्टी में एयर फ्लो को बढ़ा देता है। इतने सारे फायदे हैं इसके, किसी प्रकार का हानिकारक नुकसान नहीं। बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने देता और सस्टेनेबल ग्रोथ को लेने देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था आपको। धारणीय विकास किसे कहते हैं, ऐसा विकास जिसके अंतर्गत हम प्रकृति से लिए गए, प्रकृति का जितना भी हम उपयोग कर रहे हैं उतना ही प्रकृति को हम दे दें तो आने वाली जनरेशन को वो सारी चीजें मिलेंगी जो आज हमको मिल रही हैं। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। तो धारणीय विकास की अवधारणा को मजबूत करता है बायो फर्टिलाइजर, बायो फार्मिंग। इसलिए बायो फार्मिंग की हमको जरूरत है। क्लियर हुआ। सेकंड रेवोल्यूशन के तौर पर एपीजे डॉक्टर हमारे कलाम साहब ने इस चीज को लेकर आए। 2005-6 की बात है जब कलाम साहब ने ये नारा दिया पूरे हिंदुस्तान को कि हमको अब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसी होगी, ऐसी जिसमें बायो फार्मिंग की जाएगी। बायो फार्मिंग में किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। ऐसी फार्मिंग जो बायो फार्मिंग हो, जैविक कृषि हो। जैविक कृषि पर आधारित हम अनाज पैदा करेंगे, गेहूं चावल पैदा करेंगे, जिससे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन उसको नाम दिया गया। ऐसी ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें बायोडायवर्सिटी प्रभावित ना हो, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण ना हो, जिसमें धारणीय कृषि हमेशा रहे, सतत विकास हो कृषि का, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जिससे मिट्टी प्रदूषित ना हो, जिससे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहें और हमें जो भोजन मिले वो भी प्रदूषण रहित मिले। जब ऐसी चीजें होंगी तो हमारे देश में न सिर्फ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम बायो फार्मिंग करेंगे तो कृषि की जो उपज है वो कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृषि की उपज पूरी तरह मेंटेन रहती है, बस हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करना। कृषि उपज मेंटेन रहेगी और ज्यादा मात्रा में होगी। लेकिन किसान क्या है, शॉर्टकट चाहता है, ना तो अवेयरनेस है उतनी ज्यादा, और
पढ़े लिखे हैं भी तो उन्होंने कहा कौन समय दे, कौन जाए, मिट्टी का परीक्षण कौन करवाए, किसी के पास फुर्सत नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से खेती करोगे तो ये दावा है, ऐसा कई जगह करके दिखाया है। हमारे इंदौर में एक संस्था है, एनजीओ है, उसने साबित किया है, केवल 1 एकड़ भूमि है उनके पास, केवल 1 एकड़। 1 एकड़ भूमि में वो बाजार से जानते हो क्या खरीदते हैं? बाजार से केवल, मतलब उन्होंने ये तक किया है, उन्होंने कहा है कि हम ये बताएंगे कि हम कृषि से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। वो कह रहे हैं हम बाजार में कुछ भी सामान लेने नहीं जाते, 1 एकड़ में हम इतनी पैदावार करते हैं कि 9 लोगों का पेट पालते हैं। 9 लोग हैं उस घर में, 9 लोगों को खाना उसी 1 एकड़ से आता है, उसी 1 एकड़ से सब चीज पैदा कर रहे हैं, नमक को छोड़कर। नमक नहीं है उनके पास, नमक बाजार से लाते हैं। उसी 1 एकड़ से तेल भी पैदा कर रहे हैं, उसी में वो खाने पीने की सारी फल वगैरह भी उसी 1 एकड़ में पैदा कर रहे हैं, और सारे के सारे बहुत स्वस्थ हैं। तो उन्होंने ये बता दिया, साबित कर दिया कि जब 1 एकड़ में 9 लोग खा सकते हैं तो हिंदुस्तान के पास 168 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, इसमें 2.5 से गुणा कर दो, इतनी एकड़ भूमि है, तो हिंदुस्तान में कितने लोग खा लेंगे? हम निर्यात करेंगे दूसरे देशों को, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हमारा अनाज बहुत महंगा बिकेगा, इतनी क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। ये उन्होंने साबित किया है। और यही काम आपने देखा होगा, कभी कभी इस्कॉन टेम्पल जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो भी ये काम कर रहे हैं। वहां इस्कॉन टेम्पल में भी पूरी तरह से ऐसे ऐसे मकान, ऐसे ऐसे गांव बना दिए हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ही नहीं करते। रात भर अंधेरे में रहते हैं, काहे में? अपना नेचुरल लाइट जलाते हैं, जैसे हम लोग पहले रहते थे जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जरूरत ही नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप बड़े अच्छे से रह सकते हो। ऐसा पर्यावरण शुद्ध गांव उन्होंने डेवलप किया, गुजरात में किया है, ऐसा गांव उन्होंने बनाया है। तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे विकास किए हैं। अगर आप कभी देखेंगे नेट पे जाके तो आपको यकीन नहीं होगा, वहां हर वो चीज है जो एक इंसान को चाहिए। इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? जीवन की खुशी, सुख समृद्धि और शांति। और सुख समृद्धि आपको चाहिए इस मृत्यु लोक में, तो कैसे आएगी? आध्यात्मिक सोच से। और आध्यात्मिक सोच कैसे आएगी? आध्यात्मिक वातावरण से। तो वातावरण तो पहले आध्यात्मिक बनाइए, तब तो आध्यात्मिक सोच पैदा होगी। लेकिन वातावरण ही हमारा प्रदूषित है, भौतिकमय ही है, तो सोच कहां से अच्छी हो जाएगी? इसीलिए लोग शांति की तलाश में कई लोग संन्यास ले लेते हैं, फिर ऐसे संस्थाओं में शरण ले लेते हैं, अपना बाकी का जीवन जीते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि बिना बात के चल रही हैं, उनके पीछे लॉजिक है कुछ ना कुछ। तो ये मैंने आज आपको सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन समझाने की कोशिश की, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन बताया। अब इस पर आधारित और भी कुछ चीजें होंगी, मैं कल आपको विस्तार से अध्ययन करेंगे, इन चीजों का कल बताऊंगा। जय हिंद।